हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। रेलवे एलपी भर्ती 2026 के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, इसके रिगार्डिंग मैं पूरी वीडियो में आपसे के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। चाहे फॉर्म कैसे भरना चाहिए, फ्री ट्रैवल पास से टिकट कैसे करें, कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, एफएक्यू की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ऐसा ना हो कि आप एक गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें और साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है आपका CN नंबर 1 2026 एलपी का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत छात्र इसको पढ़ते भी नहीं हैं और बहुत छात्र पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं वीडियो में पूरी डिस्कशन करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला तो आपको व्हाट इज़ ओपनिंग डेट, ये सब तो आपको पता ही है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी है कि लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट से, वो अब 5-6 दिन पहले ही फॉर्म कंप्लीट कर ले, क्योंकि लास्ट के एक हफ्ता में जो है लिंक काफ़ी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से फॉर्म ठीक से फिलअप नहीं हो पाती है और लास्ट में फिर आपका फॉर्म अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो एक हफ्ता पहले ही मैं बोलूँगा कि आप फिलअप कर लीजिए। फिर आपका यदि कुछ गलती होता भी है तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन दिया जाता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 17/6/26 से 26/6/2026 तक है। और उसमें भी क्या है कि इफ़ ए कैंडिडेट विशेज टू मॉडिफाई, चेंज और करेक्ट एनी डिटेल, दे डू सो बाय पेइंग 250, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो अच्छे से आप जो भी अपना फॉर्म फिलअप करते हैं वो अच्छे से कीजिए, चाहे खुद से कर रहे हो चाहे वो कैफ़े में कोई करता हो। तो सब जगह आप चेक कर ले कि सारा डिटेल अच्छे से दिए है कि नहीं, तो उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट कीजिए फाइनल, ठीक है। उसके बाद RPWBD कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अप्लाई, तो नॉट एलिजिबल, ठीक है। PWD इसमें नहीं एलिजिबल क्योंकि ये सेफ्टी कैटेगरी का A1 कैटेगरी का जॉब है। तो PWD कैंडिडेट्स शुड नॉट अप्लाइड आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। और बाकी तो सारा कैंडिडेट्स एलिजिबल है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, जो कि बहुत छात्र जो है जिनका आई विज़न ख़राब है, ठीक है, जिनका A1 नहीं है, 6/6 नहीं है, आपका जिनका 6/6 नहीं है वो भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ठीक है। जिनका चश्मा लगा हुआ है वो भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो ऐसे छात्र जो है दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, रेलवे के और भी एग्ज़ाम से उसकी तैयारी कीजिए, या तो रेलवे से हट के और भी एग्ज़ाम से कॉम्पिटिटिव स्टेट हो, सेंट्रल, उसमें अप्लाई कीजिए। बट इसमें मत कीजिए क्योंकि आपका सारा चीज़ फाइनल होने के बावजूद आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट में जाएंगे, क्योंकि इसका मेडिकल टेस्ट काफ़ी नॉर्मल नहीं होता, काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि A1 कैटेगरी है, सेफ्टी कैटेगरी, जिसके वजह से आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेडिकल में डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत छात्र ऐसे भी है जो कि भर देते हैं, पास भी हो जाते हैं, बट आगे जाकर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसका ध्यान दीजिएगा। और फिर है आपका, देखिए, फाइनल रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बट आफ्टर क्लोजिंग डेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत छात्र जो है जो कि ITI कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री में हैं, फाइनल ईयर के छात्र, और क्लोजिंग डेट से के बाद यदि उनका फाइनल रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेड है तो वो फॉर्म को मत भरिए। यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ नो कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन कर्व आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस मैंने आपको बता दिया, 6/6 है आँख का आई, एंड आपका A1 कैटेगरी है, सेफ्टी कैटेगरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इसमें आपका बहुत अच्छे से जांच किया जाएगा। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसको पहले आप अच्छे से चेक कर ले, ठीक है। यदि आपका विज़न भी ख़राब है या आपका बाकी जो टेस्ट होती है वो सब भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई है मेडिकल का, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है जो कि रेलवे में काफ़ी देखा जाता है, खासकर असिस्टेंट लोको पायलट जो कि A1 कैटेगरी है, इनको तो बहुत अच्छे से जांचा जाता है, ठीक है। ये आपका सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन एंड व्हेन डू हैव टू सबमिट द मेडिकल सर्टिफिकेट। सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट एप्लीकेशन स्टेज वेरिन कैंडिडेट हैज टू डिक्लेयर कन्फर्मिटी विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है
कि आपका लेसिक सर्जरी नहीं होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। लेसिक सर्जरी यदि आपका होता है तो असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब आपको नहीं मिल सकती है, आपको तुरंत के तुरंत आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेडिकल में। आप जितना भी कर लीजिए, वहाँ पर प्रॉपर जांच होती है आँखों की, ठीक है। वहाँ पर एक ड्रॉप दिया जाता है जिससे कि उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं आधा घंटा बाद, 15 मिनट बाद, जिसमें आपको यदि आप लेसिक किए तो आप पकड़ा जाओगे, ठीक है। तो वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। लेसिक करने वाले छात्र जो है फॉर्म को मत फिलअप कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जो कि मैं सोचा बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, चाहे आप डेस्कटॉप और लैपटॉप और मोबाइल या कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट डेस्कटॉप में अच्छा ओपन होता है तो आप वहाँ से या तो कैफ़े से आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर हुआ एलिजिबल फॉर फी रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट्स, जो आपका फिर OBC EBC आर एलिजिबल फॉर फी रिलैक्सेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कैन मोबाइल बी यूज फॉर, ये तो मैंने बता दिया। फिर कैन अप्लाई एंड सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम RRB और मोर देन 1 RRB, तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। आप एक ही RRB को अप्लाई कीजिए ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपके अभी डिस्कशन किया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आई हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई, तो नॉट एलिजिबल, या डायरेक्ट लिख दिया नॉट एलिजिबल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। फिर आपका है, बाकी तो क्रिएटिव वगैरह ये सब कर देते हैं, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपके सामने डिस्कशन करूँगा। जैसे कि यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो की है, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ़ आई हैव ऑलरेडी चेंज माई नेम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप जो है DV के टाइम आप एक एफिडेविट भी दे सकते हैं कोर्ट की तरफ से, वो भी काफ़ी मान्यता है उसका। और जो नेम है, ठीक है, वो आधार कार्ड और आपका 10th पास सर्टिफिकेट है वो सेम होना चाहिए, ये दोनों मैच करना चाहिए, वो मैच करते हैं, ठीक है। फिर आपका है वाई आधार वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, आधार वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्मूथर प्रोसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सारा कुछ आधार से लिंक्ड है, और आधार में आपका फ़ोन नंबर भी होना चाहिए, उसमें OTP वगैरह ये सब देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। आधार लॉक नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पहले ही पता है, एग्ज़ाम देते टाइम आपको बताया जाता है कि आधार अनलॉक होना चाहिए। अनलॉक है तो ठीक है, लॉक है तो अनलॉक कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड की फ़ोटो सिग्नेचर, ठीक है। फ़ोटो सिग्नेचर जो कि ये है वो प्रिस्क्राइब्ड, जो कि डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, नोटिफिकेशन में, उसी के तहत कीजिएगा। ये काफ़ी इजी है, गूगल में आप सर्च कीजिएगा कि एडिट माय फ़ोटो और सिग्नेचर जो भी है वो उसी हिसाब से वो लेंथ डालिएगा, आप डायमेंशन डालिएगा, वो आपको तैयार करके दे देगा। उस वहाँ से आप डाउनलोड करके फिर आप रेलवे की वेबसाइट पे लॉगिन करके उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं आता तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, और आप इजीली अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं जब भी फॉर्म भरा था या उसके बाद भी फॉर्म भरा था तो मैंने मोबाइल से ही सारा कुछ डाटा को एडिट करके डाला था, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, आप मोबाइल से भी आराम से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है वो आधार कार्ड और अदर आईडी में सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये DV के टाइम में चेक किया जाएगा। अभी यदि आप पास भी हो जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन DV में जाके आप फंस जाइएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ है, बहुत कोई ध्यान नहीं देता, बट आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट देते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन में, तो ध्यान से दीजिएगा। ऐसे नहीं कि कोई OBC है तो ऐसे ही लिख दिया है, क्योंकि जब बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसी कैटेगरी के बेसिस पे, आपका कट ऑफ के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो उस टाइम यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर आप DV में आपको बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आपको ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स जो कि ये क्वेश्चन नंबर 30 है। बहुत छात्र मतलब सोचते हैं कि मैं लूँ या ना लूँ पास। हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल अथॉरिटी फ्री रेलवे पास, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ओनली SC ST आर जो कि ये अथॉरिटी है, इनको फ्री ट्रेवल पास का, ठीक है। और फिर बहुत कोई ले तो लेते हैं, बट इसको कैसे अवेल करना है, कैसे इसको
इसका टिकट होता है कि नहीं स्लीपर में, ये सब चीज़ें बहुत लोगों के पास जानकारी नहीं है। मैंने खुद देखा है, बहुत लोग पूछते भी हैं, जो कि कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर देते हैं और पास के लिए एलिजिबल है फिर भी ले नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 इसका आंसर है कि हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी फ्री रेलवे पास। ठीक है, ये SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो कि पर्सनल डिटेल डालते हैं पेज में। यहाँ पर देखिए दे कैन अवेल द सेम बाय चूजिंग यस ऑप्शन। ठीक है, जो भी नियरेस्ट स्टेशन है वहाँ से आप इसको वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, ओनली कैंडिडेट विश टू अवेल फ्री ट्रेवल पास विल बी आस्क्ड टू अपलोड देयर कास्ट सर्टिफिकेट। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसको आपको अपलोड करना है यदि आप फ्री ट्रेवल पास लेना चाहते हैं, और यदि नहीं लेना चाहते हैं तो नो करके वहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखे कैसे आपको फ्री ट्रेवल फैसिलिटी मिल सकती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग, मैंने अभी पूछा था बहुत लोग कैंडिडेट्स को, तो वो इसमें यस तो कर देते हैं, अपलोड भी कर देते हैं, बट कैसे उसको रिसीव करना है, कैसे उसको टिकट को रिजर्व करना है, रिजर्वेशन डालना है, वो पता नहीं। इन केस ऑफ देखिए SC ST कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनका ये चाहिए, देयर ई-कॉल लेटर इटसेल्फ विल कंटेन द फ्री ट्रेवल अथॉरिटी। ठीक है, स्लीपर क्लास नॉट AC। ठीक है, स्लीपर क्लास रेलवे पास, जो भी अच्छी बात है, स्लीपर क्लास में भी आपको यदि टिकट मिल जा रहा है बहुत अच्छी बात है। दे विल बी अलाउड टू बुक ट्रेन रिजर्वेशन बाय सबमिटिंग ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ए ई-कॉल लेटर। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड मतलब उसमें सिग्नेचर करके डेट डाल के उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। ई-कॉल लेटर, जो भी ई-कॉल लेटर निकालेंगे उस पर। ठीक है, एंड SC ST सर्टिफिकेट एट द टिकट बुकिंग काउंटर। SC ST सर्टिफिकेट को भी आपको लेके जाना है, ओरिजिनल, और एक जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। ठीक है, SC ST सर्टिफिकेट एट द टिकट बुकिंग काउंटर। देखिए, और SC ST कैंडिडेट शुड कैरी द ओरिजिनल कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा ओरिजिनल कम्युनिटी। यदि वहाँ टिकट बुकिंग काउंटर में यदि मांगते हैं या उनके सीनियर मांगते हैं तो आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा। एंड एन ओरिजिनल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, और उसके साथ आप या तो अपना पैन कार्ड ले जा सकते हैं या तो वोटर ID ले जा सकते हैं। ठीक है, अंडरटेकिंग जर्नी फेलिंग विच दे विल बी ट्रीटेड एज ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। ठीक है, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, इसलिए मैं वीडियो पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये डाउट है कि यस कर देते हैं बट उसको कैसे रिजर्वेशन में डालना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर लिया। 33 भी इंपॉर्टेंट है, EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये बहुत लोग बना लेते हैं बट DV में बहुत लोग छट जाते हैं क्योंकि कुछ एनुअल इनकम यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इनका 50,000 से नीचे है, इसी को EBC कैटेगरी में रखा गया है। कैंडिडेट शुड नॉट कंफ्यूज इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास विथ अदर बैकवर्ड क्लास, OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। EWS और EBC में बहुत अंतर है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए और सही होना चाहिए, क्योंकि अभी आप फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम पास भी कर जाइएगा तो DV में आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बहुत लोग इससे रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि रेलवे का DV और मेडिकल भी काफ़ी हार्ड होता है, मतलब अच्छे से होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर आपका जो ये क्रूशियल डेट है, ठीक है, SC ST का तो आपको पता ही है, SC ST का परमानेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। SC and ST को कोई नया सर्टिफिकेट नहीं बनाना है, जो पुराना है उसी को बस SD ऑफिस या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाके उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, जो कि फॉर्मेट है रेलवे का सेंट्रल फॉर्मेट, उसी को फिर वहाँ पर दे देना सेक्शन में। ठीक है, वो लोग वहाँ पर अच्छे से लिख के आपका सारा डिटेल्स, उसके बाद SDO सर या आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो उनसे साइन करा के फिर आपको दे देते हैं। तो वही हो गया आपका SC ST का। ठीक है, बाकी SC ST को अलग से बनाना नहीं पड़ता, बट OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर है और EWS के लिए बनाना पड़ता है, और उसका जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए पैरा 8.0 to 8.8। ठीक है, इसके रिगार्डिंग यदि आपको चाहिए वीडियो, मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, बहुत लोग डाउट में है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट क्या स्टेट फॉर्मेट में होता है, आर दे एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो मैं सीधी इसको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ और मैंने जितना फेस किया है और जितने एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं,
तो सारे कैंडिडेट्स का रिस्पांस मैं अभी बताता हूँ, और पहले भी जैसा हो रहा था वैसा भी बता रहा हूँ, ठीक है। स्टेट फॉर्मेट यदि आपका पास है ऑलरेडी, ठीक है, और यदि वो करंट EBC EWS और OBC नॉन क्रिमिनल यदि करंट डेट का है तो बहुत अच्छी बात है। बट स्टेट फॉर्मेट से भी आपको जो है रेलवे का जो सेंट्रल फॉर्मेट दिया हुआ है उसको आपको बनाना है। काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, 2-3 दिन में बन जाता है। सिर्फ उस ओरिजिनल का जेरोक्स कॉपी और बाकी जो आधार कार्ड वगैरह ये डालते हैं, प्लस नोटिफिकेशन जो है उसका जेरोक्स कॉपी देना पड़ता है आपको, ठीक है। जो भी ऑफिसर रिगार्डिंग है, जितने ऑफिसर यहाँ पर मेंशन किया हुआ रेलवे के फॉर्मेट में, वो किसी एक ऑफिसर के पास जाके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद फिर वो आपको बना के दे देंगे 2-3 दिनों में, ठीक है। तो स्टेट फॉर्मेट नहीं बल्कि सेंट्रल फॉर्मेट दिया जाता है रेलवे में, और रेलवे में जब DV होता है ना तब आपको देना पड़ता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, बट बाद में बना लीजिएगा सेंट्रल फॉर्मेट, ठीक है। फिर आपको ये 43 नंबर भी एक क्वेश्चन है जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं चाहे सेंट्रल या स्टेट में, हु शुड प्रोड्यूस NOC, ठीक है। जो कि कैंडिडेट सर्विंग है ऑलरेडी, हाँ, या तो ट्रेनिंग में भी है, यदि प्रोबेशन पीरियड में भी है तो उनको भी NOC देना पड़ता है, ठीक है। या यदि खाली फॉर्म फिलअप किया तो उसको नहीं देना पड़ेगा, बट ट्रेनिंग कर रहे हैं या प्रोबेशन, जैसे बहुत लोग अभी ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग पीरियड में हैं, तो उनको NOC देना पड़ता है। आज जो जॉब कर रहे हैं उनको तो देना पड़ेगा ही, फ्रॉम द करंट डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक NOC वहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो ही देते हैं NOC। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप दूसरे जॉब में जा रहे हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट आप अप्लाई करके NOC ले सकते हैं, सो दैट आप DV में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि यदि DV के टाइम NOC नहीं ले जाओगे तो फिर आपको वो लोग कुछ दिन का टाइम देते हैं कि आप प्रोड्यूस कर पाए, बट कुछ दिनों में ये चीज़ करना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले से ये सब रेडी रखें, ठीक है। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि मैं बोलना चाहूँगा, और इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हो 56 पे ये सब विषय में, आई हैव डन ITI NTC एंड NSC एंड कैन आई एट बोथ द क्वालिफिकेशन, यस। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो, 10, 12 ITI, ठीक है, 10, 12 ITI या डिप्लोमा, ठीक है, या डिग्री, जो भी है आपको सारा कुछ अपलोड करना है। कैसे करना है? ऐड बटन में ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद ऐड करना है। ऐसा मत कीजिए कि आपके पास ITI है या डिप्लोमा भी है तो बस आप ITI ऐड करके छोड़ दें, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद जहाँ पर जो पर्सनल डिपार्टमेंट है रेलवे की, वो लोग बस सिर्फ आपका यही क्वालिफ़िकेशन को ऐड करके रख देते हैं। फिर आपको क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के बाद में फिर दिक्कत यही होती है कि फिर से आपको अपलोड करना पड़ता है। तो अभी से यदि आप फाइनल अपलोड कर देते हैं तो DV में उसी को चेक करके उसको आपको फाइनल कर दिया जाता है, तो अब बाद में आपको फिर चेंज करना नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो फिर बाद में आपको फिर ऐड करवाना पड़ता है, तो उसके लिए भी फिर टाइम लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ऐड कर लें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आई हैव डन डिप्लोमा एंड डिग्री, कैन आई ऐड, यस। जो भी आपके पास है सीधा सीधा आपको सारा चीज़ डाल देना, भले आपके पास हायर डिग्री भी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे पास BTech MTech क्यों ना हो, तो वो भी आपको डालना है, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिविल ऑटोमोबाइल ये सब वाले नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, बाकी लोग डाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग सोचते हैं कि सिविल वाले भी डाल सकते हैं, सिविल वाले नहीं डाल सकते। बाकी जो भी ट्रेड है आप जिस ट्रेड में किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, वेल्डर है, ठीक है, मशीनिस्ट है, ये सब जो भी ट्रेड है उसके रिगार्डिंग ही आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड चूज़ कीजिए। और चाहे डिप्लोमा या BTech वाले हो, वो यदि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक जो भी ब्रांच है उसके रिलेटेड आप ट्रेड
सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पार्ट बी जो कि CVT 2 में होता है। और ये तो मैंने बता दिया, इसमें पूछना ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है, चॉइस और लैंग्वेज भी आपको पता है। इंग्लिश हिंदी के साथ 13 रीजनल लैंग्वेज है जो कि आपको पता है, ठीक है। और रिफंड जो भी है आपको फर्स्ट CVT देना पड़ता है, उसके बाद ही आपका रिफ़ंड आएगा, ठीक है। तो ये सब चिंता मत कीजिए, एग्ज़ाम की चिंता कीजिए, पास करने की चिंता कीजिए। रिफ़ंड वगैरह यही लोग सोचते हैं जो कि बस फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और बहुत लोग तो 50% तो जाते भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जितना कुछ मैंने अब डिस्कशन किया काफ़ी इंपॉर्टेंट। इससे रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर यदि आप वीडियो चाहते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स और कुछ और नए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।